फेडरलिज्म को अगर हम हिंदी में देखें तो फेडरलिज्म को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संघवाद। संघवाद क्या होता है, फेडरलिज्म क्या होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म एक शासन प्रणाली है जिस प्रणाली के द्वारा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को कुछ अधिकार, कुछ कर्तव्य दिए गए हैं, जहां पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के ऊपर फोर्सफुली कोई भी कानून नहीं लागू करवा सकता है या राज्य सरकार मनमानी रूप से अपने राज्य में कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के अधिकार, दोनों के कर्तव्य पहले से प्री डिफाइंड है। संविधान में दोनों का जो हक है, अधिकार है, पावर है, शक्ति है, उसका विभाजन कर दिया गया है। ये इंटायर सिस्टम को, ये इंटायर प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे देश में फेडरलिज्म किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल authority and the various constitution unit of the country or the level of the government for the entire country। पूरे देश में हमारा जो भी संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्था में क्या क्या आता है? संवैधानिक संस्था में सबसे पहले आता है संसद। संसद के 3 भाग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किस तरह से संसद चलता है, केंद्र सरकार के क्या पॉलिसीज़ हैं, उसी तरह से एक राज्य में विधानसभा होता है। विधानसभा में भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से चुने हुए लोग आते हैं। उन्हीं में से जो बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके साथ जो सहयोगी दल होते हैं या उनके साथ जो उन्हीं पार्टी के जो विधायक होते हैं वो मंत्री पद ग्रहण करते हैं और वही मंत्री मुख्यमंत्री मिलकर एक राज्य को चलाते हैं। सेम प्रोसेस केंद्र सरकार में भी होता है। तो ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है कि केंद्र सरकार का क्या ड्यूटी होगा, राज्य सरकार का क्या ड्यूटी होगा, केंद्र सरकार क्या कर सकता है, राज्य सरकार क्या कर सकता है, ये सारा सिस्टम जो है हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। आइए हम समझते हैं सबसे पहले कि रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें तो एक देश के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसको जो है पूरा देश को देखना होता है और एक राज्य जो होता है वो सिर्फ अपने राज्य को देखना होता है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ होते हैं जो पॉलिसी अगर संसद में बन जाता है तो वो पूरे देश में लागू हो जाता है। फिर वो कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता है कि हम इस कानून को अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। ऐसा कोई भी स्टेट या स्टेट का जो अथॉरिटी होता है यानी कि मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, शक्ति है, वो केंद्र सरकार का ज़्यादा है। उसमें जनरली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो जो नेशनल इशू होता है साथ ही साथ इंटरनेशनल इशू होता है। इंटरनेशनल इशू इन द सेंस कि सीमा का विवाद, जैसे मान लीजिए भारत में चाइना का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, म्यांमार का बॉर्डर है, मालदीव का बॉर्डर है। तो ये जो बॉर्डर एरिया है, चाहे वो स्थल हो चाहे वो जल हो, जल में अगर देखें तो श्रीलंका का बॉर्डर है। तो ये जो बॉर्डर है मतलब हमारा देश कहाँ तक है ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है केंद्र सरकार। अब अगर युद्ध का स्थिति हो जाता है तो युद्ध का स्थिति अगर हो जाता है किसी और देश के साथ तो उसका दायित्व तो किसको है, अब केंद्र सरकार को है। जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है वो किसका ड्यूटी है, वो किसका दायित्व है, तो वो केंद्र सरकार का है। मतलब देश और विदेश के साथ व्यापारिक संबंध हो, युद्ध नीति हो, अन्य जो भी है जो विदेश के साथ होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है लुक आफ्टर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। हमारा जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षक का व्यवस्था कौन करेगा। अगर अपने सिटी में लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था करना है तो पुलिस का व्यवस्था कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा। जंगल का रखवाली करना है तो ये कौन करेगा, जिस स्टेट में वो जंगल है उस स्टेट का जो मुख्यमंत्री है या फिर जो स्टेट अथॉरिटी है वो इसका रख रखाव करेगा या पॉलिसी बनाएगा।
तो इतना बड़ा देश में, इंटायर कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी है, वो सबको अगर देखा जाए तो अगर सिर्फ केंद्र सरकार ही बोले कि हम ही सब कुछ देखेंगे तो ये असंभव सा प्रतीत होता है। तो इसको बांट दिया गया है। बांटा कैसे गया है? तो गवर्नमेंट के 3 भाग बना दिए गए हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं, आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि डे टू डे इंडिविजुअल प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा देश और विदेश का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये पूरे राज्य का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम, इंडिविजुअल का मतलब किसी एक खास आदमी का समस्या, किसी खास क्षेत्र का समस्या। फॉर एग्जांपल लोकल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका मुखिया लेवल का जो सरकार होता है, नगर पालिका का जो सरकार, नगर पालिका लेवल का जो सरकार होता है वो भी सरकार का ही अंग है। ऐसा नहीं है कि मुखिया मुखिया भी सरकार का ही अंग है, मुखिया भी अपने गांव में सरकार ही है, उसका भी कुछ ड्यूटी है, उसका भी। अब सपोज मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, उसको घर की आवश्यकता है, तो घर तो सरकार के हिसाब से मिलता है। राज्य सरकार भी आवास योजना चलाती है, केंद्र सरकार भी आवास योजना चलाती है। तो उस आवास को उस पार्टिकुलर आदमी तक पहुंचाने के लिए सीधे प्रधानमंत्री तो आएंगे नहीं, समझ में आ रहा है, या सीधे मुख्यमंत्री तो आएंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे जनसंख्या है, बहुत सारा गांव है, बहुत सारे टोले हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारा, मतलब अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एक प्रधानमंत्री का एक एक आदमी का ध्यान रखना संभव ही नहीं है, मुख्यमंत्री का भी संभव ही नहीं है। तो इसलिए क्या कर दिया, इसको बांट दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट समझ में आ रहा है कि जैसे मान लीजिए किसी एक ऐसा वृद्ध है, उनको पेंशन की आवश्यकता है, तो पेंशन की आवश्यकता के लिए किसके पास जाएगा, सीधे सीएम के पास तो जाएगा नहीं। अगर सीएम के पास चल भी जाता है तो सीएम फिर किसको फॉरवर्ड करेगा, सीएम फिर उस जिले का डीसी को फॉरवर्ड करेगा, फिर वो डीसी उस ब्लॉक को फॉरवर्ड करेगा, और वो फिर बीडीओ जो है वो मुखिया को फॉरवर्ड करेगा कि आपके विलेज में, आपके पंचायत में ऐसा ऐसा आया हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम जो चलता है, इसी सिस्टम को हम लोग संघवाद बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में फेडरलिज्म बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है। In the federal government, central government cannot pass the order to state government and state government is not answerable to the central government in every topic। ये बात जो है स्पष्ट रूप से संविधान में मेंशन कर दिया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी कानून स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोप नहीं सकता है, पहली बात। और स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ भी करने से पहले, किसी भी टॉपिक में बात करने के लिए अपने राज्य में, वो आंसरेबल नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो हर चीज़ को पूछ के नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बट बोथ गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। और हमें पता है कि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या, सारा शक्ति हमारे हाथ में है, प्रत्येक आदमी के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, इसलिए कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकता है। अब राज्य सरकार को छूट तो मिला है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करेगा, लेकिन आंसरेबल किसको प्रति है, आंसरेबल वो पीपल के प्रति है, यानी कि लोग के, जो भी हमारा राज्य में लोग हैं उसके प्रति वो जिम्मेदार है। कुछ भी करेगा तो उसमें किसका भला होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोगों का भला होना चाहिए। चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी अगर पॉलिसी ला रहा है वो भी कहीं ना कहीं इसका भला होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रहा है तो वो भी इसका भला होना चाहिए। तो दोनों ही इसके भलाई के लिए ही काम कर रहा है, ठीक है। तो आंसरेबल तो वो दोनों एक दूसरे के प्रति आंसरेबल भले नहीं हो, लेकिन पीपल के प्रति आंसरेबल दोनों ही सरकार है। इट इम्प्रूव गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। ग्रास रूट लेवल का मतलब होता है निचले स्तर तक जो है विकास होता है। मतलब निचले स्तर के इन द सेंस कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठा हुआ है और आप किसी गांव में बैठे हुए हैं, तो उस गांव में सड़क कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री को तो पता नहीं है कि उस गांव में सड़क नहीं है, ठीक है। किसी नदी में पुल नहीं है, किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास राशन कार्ड नहीं है। तो ये क्या हो, ये जो समस्याएं हैं, राशन कार्ड बनाना, कहीं पर एक छोटा सा पुल बनाना, कहीं पर हाफ किलोमीटर रोड बनाना, ये सब क्या काम है, ये सब ग्रास रूट लेवल का काम है। तो ग्रास रूट लेवल का काम करने के लिए क्या किया गया है, सरकार को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है, और इसी प्रणाली को फेडरलिज्म बोलते हैं। आइए हम लोग समझते हैं फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। ये जो फेडरलिज्म सिस्टम, इसका क्या विशेषता है, विशेषता आपको समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए अगर संघवाद नहीं रहता, फेडरलिज्म का सरकार नहीं रहता, तो समझ सकते हैं कि किस तरह से देश चलता। देश चलाने में काफी दिक्कत हो जाता ना। डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। देखिए, सेफ गार्ड, अपना देश को बचाना
अपना राज्य को बचाना, अपना गांव को बचाना, अपना परिवार को बचाना। तो ये सभी चीज़ जो है ना दोनों मिलकर करते हैं, डुअल ऑब्जेक्ट, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। सबसे पहले तो देश को बचाना है बाहरी ताकतों से, तो ये ड्यूटी किसका है? ये ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का। साथ ही साथ एक एक आदमी को बचाना है, तो ये ड्यूटी किसका हो जाता है? लोकल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। और दोनों का, तीनों का, मतलब पूरा सरकार का एक ही, मतलब एक ही एम तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है, क्या? कि अपने देश के लोगों का विकास, अपने देश के लोगों को एक साथ लेकर चलना। सभी, जैसे नरेंद्र मोदी जी का जो एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, सबका साथ सबका विकास। तो ये क्यों, कैसे होगा? सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर सभी के लिए काम करें। कोई पार्टिकुलर धर्म के लिए नहीं करे, कोई पार्टिकुलर जाति के लिए नहीं करे, कोई पार्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं करे, क्योंकि हमारा ये देश है, हम भारत के नागरिक, तो हमारे देश में जो भी कुछ होगा वो हमारे लिए ही होगा। समझ में आ रहा? अब देखिए यहाँ पर दो टर्म आया है, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। ये बुक में दिया हुआ है। कमिंग टुगेदर जो है ये भी फेडरलिज्म का ही एक भाग है, और होल्डिंग टुगेदर भी ये फेडरलिज्म का ही एक भाग है। तो फेडरलिज्म को अगर हम दो भाग में बांट दें तो ये जो कमिंग टुगेदर है ये फर्स्ट है, और होल्डिंग टुगेदर जो है वो सेकंड है। कमिंग टुगेदर जो है वो अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में आता है, जो कि फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरलिज्म है। और सेकंड कैटेगरी में आता है होल्डिंग टुगेदर, एक साथ लेकर चलना। और कमिंग टुगेदर का मतलब होता है साथ आकर, साथ लेकर चलना। दोनों का कहीं ना कहीं मतलब एक ही है, दोनों का टर्म अलग है, लेकिन ये आता है फर्स्ट कैटेगरी में, ये आता है सेकंड कैटेगरी में। वेयर ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स होल्डिंग टुगेदर। जब एक बड़ा सा देश, चूंकि ये सब जो देश है ना उसमें पॉपुलेशन भी कम है, इसलिए आसान हो जाता है, लेकिन इतने बड़े देश में शासन चलाना थोड़ा टफ होता है। तो इस सिस्टम को, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो संविधान बनाया, संविधान में इसमें मेंशन किया गया कि हमारा जो फेडरलिज्म होगा वो होल्डिंग टुगेदर होगा, जहां पर कुछ कर्तव्य, कुछ राइट्स दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और कुछ दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। इंडिया जो है, इंडिया आपका आता है होल्डिंग टुगेदर में। होल्ड, इस तरह से क्वेश्चन भी आता है क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव टाइप में कि व्हिच टाइप ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, तो हो जाएगा होल्डिंग टुगेदर। या फिर राइट द एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर, तो हो जाएगा आपका अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह जो भी है। अब फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडिया, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया जो है हमारे यहाँ 3 टायर में चलता है। 3 टीयर क्या क्या है? सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को भी 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है पंचायत और एक होता है म्यूनिसिपल। पंचायत जो होता है वो विलेज लेवल पे काम करता है। इसका भी 3 भाग है। 3 भाग क्या क्या है? जो जिला स्तर होता है, जिला स्तर में क्या होता है? जिला परिषद होता है। अगर हम बात करें ब्लॉक लेवल में, तो ब्लॉक लेवल में पंचायत समिति होता है। और अगर हम बात करें गांव लेवल का, तो गांव लेवल का कौन होता है? मुखिया होता है। वही सेम चीज़ है म्यूनिसिपल। म्यूनिसिपल क्या होता है? म्यूनिसिपल होता है आपका टाउन या सिटी में। इसमें जो होता है जो गांव, इसमें जो टाउन या सिटी में जो होता है, अगर पूरा जिला का अगर बात करें तो जिला का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? महापौर बोलते हैं। ये एक पोस्ट है, महापौर बोलते हैं। या उसके नीचे जो होते हैं उसको हम लोग वार्ड बोलते हैं, वार्ड। ठीक है, इस तरह से अलग अलग पोस्ट होता है। और छोटे शहर में म्यूनिसिपल होता है और बड़े शहरों में जो है वो नगर निगम होता है। तो ये दोनों ही लोकल गवर्नमेंट आता है, एक गांव के लिए काम करता है और एक शहर के लिए काम करता है। समझ में आ रही है? अब हम लोग देखेंगे कि काम का बंटवारा कैसे हुआ है, कैसे डिसाइड होगा कि ये काम राष्ट्र का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, कैसे डिसाइड होगा कि ये स्टेट का काम है, कैसे डिसाइड होगा कि ये किसी का नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा ये दोनों का काम है। तो इसके लिए संविधान में वर्णित किया गया है, लिस्ट आउट किया गया है। लिस्ट आउट में अगर हम देखें तो जो यूनियन लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में क्या हो गया? यूनियन लिस्ट में आता है जो केंद्र सरकार का दायित्व है, उसमें केंद्र सरकार ही हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि डिफेंस। डिफेंस मतलब क्या? सेना का रख रखाव, कितना सेना होगा, कहाँ सेना होगा, सेना का कैसे, कहाँ मतलब युद्ध की स्थिति हो जाता है, तो सेना का सारा जो कमांड होता है, ऑर्डर होता है, वो कि कहाँ से आएगा? यूनियन लिस्ट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से आएगा। फॉरेन अफेयर्स,
विदेशी विदेशी जो भी घटनाएं होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में आता है। बैंकिंग, हमारे देश में जो पैसा का जो सिस्टम है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद जो कमर्शियल बैंक्स है, वो जो बैंकिंग सिस्टम चलता है ये भी केंद्र सरकार का ही डिपार्टमेंट में। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, जितने भी हमारे टेलीफोन सिस्टम हो गया, टीवी सिस्टम हो गया, सैटेलाइट्स वगैरह हो गया, ये सब कम्युनिकेशन में आता है। करेंसी, नोट छापने का जो सिस्टम है जो आरबीआई के द्वारा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके लिए काम करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एक संप्रभु भी है। संप्रभु का मतलब क्या होता है, अपना ही शासन, ठीक है, मतलब हम जो करेंगे, हमको मेरा जो पॉलिसी है, मेरा जो नीति है, कोई जबरदस्ती हमको दूसरा कुछ नहीं करवा सकता है, तो उसको संप्रभु बोलते हैं। तो उसके अलावा मेकिंग लॉज, जो भी लॉज होते हैं मतलब कानून, जो कौन कहाँ बनता है, दिल्ली में संसद में बनता है। संसद का अंग क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही मिलकर मतलब संसद, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है हमारे देश का सर्वोच्च शक्तिमान है, सर्वोच्च शक्तिशाली इंस्टीट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होता है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल अफेयर्स होता है, विदेशी घटनाएं जो होती है, युद्ध का स्थिति हो गया या इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, किसके साथ हमको रिलेशन रखना है, किसके साथ नहीं रखना है, ये सारा इंटायर जो सिस्टम है जो इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है पॉलिसी, वो आपका यूनियन लिस्ट में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट का, स्टेट का क्या रोल है, स्टेट का क्या काम है, तो अपने स्टेट में पुलिस का देखभाल करना, बिजनेस, व्यापार, खेती, एग्रीकल्चर का जो इशू होता है, और भी जो व्यापार होता है, कमर्शियल काम होता है, इरिगेशन, नदी का सिस्टम, नहर का सिस्टम, डैम्स कहाँ बनेगा, मछली पालन कहाँ होगा, ये सारा जो सिस्टम होता है ये आपका स्टेट गवर्नमेंट में आता है। उसका होता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का लिस्ट मतलब कॉमन इंटरेस्ट बोथ, जो ऐसे कुछ काम है जहाँ पर दोनों ही अपना पक्ष रख सकता है और अपना विचार रख सकते हैं और एफर्ट भी डाल सकते हैं। जैसे कि एजुकेशन, जैसे एजुकेशन में देखिएगा, जैसे अभी नया NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुआ है, जो भारत सरकार के द्वारा लाया गया है, अब उसको सबको मानना है। जैसे NCERT, जो कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का ये ड्यूटी होता है कि कौन सा बुक्स हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो फिर जब स्टेट में आता है तो स्टेट भी उसमें थोड़ा बहुत, जैसे NCERT झारखंड में आ जाएगा तो JCERT बोल के फिर बुक्स आता है। कहीं ना कहीं ये जो फ्रेमवर्क बनता है कि कौन सा बुक पढ़ेगा, उसके बाद शिक्षक का बहाली, ये राज्य सरकार का ड्यूटी होता है। तो जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल, जिस राज्य का जंगल होता है उस राज्य का ये ड्यूटी बनता है कि जंगल को हम कैसे कंजर्व करें। उसके बाद मैरिज, एडेप्टेशन, ये जो सिस्टम होते हैं ये राज्य सरकार का ड्यूटी होता है। उसके बाद रेजिडरी, रेजिडरी का मतलब होता है कि जब संविधान बना उस समय जो चीज़ नहीं था, अब वो चीज़ आ गया है, तो वो किस में आ जाएगा, वो रेजिडरी में आ जाएगा। जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी जो हम लोग कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, जैसे कि AI सिस्टम आ गया है ना, सोशल मीडिया का युग आ गया है, बहुत सारा ऐसे चीज़ जो उस समय नहीं था अब प्रभाव में है, तो वो सब चीज़ जो है रेजिडरी में होता है। और जो इस तीनों में वर्णित नहीं है वो अगर आ